बेटा आज हम लोगों को केमिस्ट्री में से क्लास 12th का यूनिट नंबर 3 में से जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इस चैप्टर में से पढ़ाई करनी है। और इस चैप्टर में से भी आज हमारा आर्टिकल रहेगा सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। आपने शायद मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोड विभव का नाम इससे पहले भी पढ़ रखा होगा। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, और इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ 2 फिगर बना रखे हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, ये कैसे डेवलप होता है, बनकर कैसे तैयार होता है, इसके विषय में पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्या बनाया है, मैंने सबसे पहले बनाया है कॉपर धातु की हमारे पास एक छड़ है। ये जो आपको रॉड दिख रही है ये कॉपर धातु की है, और इस कॉपर धातु की छड़ को एक विलयन में डुबाया गया है, एक लवण के जलीय विलयन में डुबाया गया है। लवण के जलीय विलयन का मतलब है कॉपर सल्फेट लवण है, इसको सबसे पहले जलीय विलयन का अर्थ है पानी पर घोला गया, और जब कॉपर सल्फेट के लवण को पानी पर घोला गया, उस घोल में कॉपर की रॉड को क्या कर दिया गया, डुबा दिया गया। अब जब कॉपर सल्फेट के लवण के जलीय विलयन में कॉपर धातु की छड़ को डुबाया गया, तो कॉपर धातु की छड़ और विलयन के मध्य परस्पर अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। और उस रासायनिक अभिक्रिया के होने से या तो कॉपर धातु की छड़ पर धन आवेश आ जाता है, तो जस्ट सॉल्यूशन पर इसका विपरीत आवेश प्राप्त होता है। धातु की छड़ पर यदि धनावेश प्राप्त हो रहा है, तो फिर विलयन पर कैसा आवेश प्राप्त होने वाला है, ऋण आवेश प्राप्त होने वाला है। और जब धातु की छड़ पर धन आवेश और विलयन के पर ऋण आवेश उपस्थित होगा या आने लगेगा, उत्पन्न होने लगेगा, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा विपरीत आवेश होने के कारण। भाई धातु की छड़ पर यहां पर कैसा आवेश है, धनावेश, और विलयन पे कैसा आवेश है, ऋणावेश, क्योंकि दोनों का आवेश एक दूसरे के विपरीत है। और इस विपरीत आवेश होने के कारण धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और उस उत्पन्न हुए विभवांतर को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। सेम कैटेगरी अगर मैं देखूं दूसरे वाले सॉल्यूशन पर है, लेकिन इस पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, इस बार हमने छड़ काहे की ली है, रॉड काहे की ली है, जिंक की। ZnS का मतलब है सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में, और नीचे मैंने लिखा है ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, अर्थात इस बार लवण है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट को हमने जल में घोलकर एक घोल बनाया, और उस घोल में जिंक धातु की छड़ को डुबा दिया। अब जिंक सल्फेट के घोल में जैसे ही जिंक धातु की छड़ को डुबाया जाता है, जिंक धातु के छड़ और जिंक सल्फेट के घोल के मध्य एक रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इस बार रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होती है कि जिंक धातु की छड़ पर ऋण आवेश आने लगता है और घोल पर आने लगता है धन आवेश, क्योंकि जिंक धातु पर ऋणावेश है, घोल पर धनावेश है, अर्थात दोनों के मध्य अभी भी विपरीत आवेश है। और इस विपरीत आवेश के कारण जिंक धातु की छड़ और उसके घोल के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और उस विभवांतर को हम नाम देते हैं, कहते हैं ये इलेक्ट्रोड विभव है। इतनी बात समझने वाली बात है। अभी मैं क्या सोचता हूं, पहले केस पर प्लेट पर धनावेश आया, घोल पर ऋणावेश पहुंचा। दूसरी कंडीशंस पर मैंने देखा प्लेट पर ऋणावेश आया और घोल पर धनावेश चला गया। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, इन दोनों के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इन दोनों ही सिचुएशन में जो विभवांतर उत्पन्न होता है प्लेट और घोल के मध्य, हम उसको इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर कॉपर धातु की छड़ को डाला जाए, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिस धातु की छड़, उसी धातु के लवण का जलीय विलयन, और देखो जस्ट अपोजिट साइड पर जिंक धातु को डुबाया गया है, तो जिंक धातु के लवण का जलीय विलयन, जो धातु उसी धातु के लवण का क्या रहने वाला है, जलीय विलयन। मैं एक बार दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूं। आपके पास जो मेटल होगा उसी मेटल के साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ले लेना है। जैसे मेटल के रॉड को साल्ट सॉल्यूशन में डुबाते हो, साल्ट सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया, एक केमिकल रिएक्शन होने लगती है, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण मेटल की प्लेट और एक्वस सॉल्यूशन, साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के बीच अपोजिट चार्ज आने लगता है,
और अपोजिट चार्ज होने के कारण दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो मैं क्या सोचता हूं कि मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिख देता हूं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो इसको जल्दी से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं कि जब किसी धातु की क्षण को, जब किसी धातु की क्षण को उसके, हमने सबसे पहले धातु की क्षण ली और धातु की क्षण को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबा दिया। उसके लवण के जलीय विलयन का मतलब समझते हैं? उसके लवण का मतलब है कॉपर धातु की क्षण कॉपर सल्फेट में डूबेगी, जिंक धातु की क्षण जिंक सल्फेट में डुबाई जाएगी। जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के जलीय विलयन, उसके लवण के जलीय विलयन में डुबाई जाती है, तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने लगती है। एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने लगती है। एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने लगती है। और बेटा जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने लगेगी, रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर क्या होगा, या तो प्लेट पर धनावेश आ जाएगा तो विलयन पर ऋणावेश चला जाएगा, और यदि प्लेट पर ऋणावेश आ जाएगा तो विलयन पर धनावेश आ जाएगा, होने लगती है, जिसके कारण धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित, विलयन के सापेक्ष धनावेशित ऋणावेशित का मतलब है अगर धातु पर धनावेश तो विलयन पर ऋणावेश, यदि धातु पर ऋणावेश तो विलयन पर धनावेश। इसलिए मैंने लिखा है धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। अतः धातु की उस क्षण और लवण के जलीय विलयन के मध्य, जलीय विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।
एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे, अर्थात उस विभवांतर को, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो बेटा ये डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रोड विभव का। तो इलेक्ट्रोड विभव को याद रखोगे कि जब किसी भी धातु की क्षण को उसके लवण के जलीय विलयन में हम डुबा देते हैं तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य अपोजिट चार्ज आ जाता है, और उस अपोजिट चार्ज आ जाने के कारण धातु की क्षण और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इस उत्पन्न हुए विभवांतर को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं इसमें से इलेक्ट्रोड विभव में से, उनको भी देख लेते हैं। पहला जैसे क्या है, अगर कोई हमसे कभी कभी पूछ लेता है इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे कि धातु के लवण के जलीय विलयन में डूबी हुई ये जो धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ को कहते हैं इलेक्ट्रोड। मैं दोबारा से बता देता हूं, लवण के जलीय विलयन में डूबी हुई धातु की छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मैं इस बात को भी बताता हूं कि विलयन में डूबी हुई धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो यहां लिखते हैं विलयन में डूबी हुई धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा और इंपॉर्टेंट एक लाइन मेरे पास आती है, कहता है विलयन में डूबी हुई धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड तो कहते हैं, परंतु ये इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया के बेसिस पर ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो सकते हैं। तो मैं एक नंबर पे यहां पे और लिख देता हूं, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो सकते हैं। अब दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड से पूछता है कि आखिर इलेक्ट्रोड दो प्रकार के अगर हो सकते हैं तो कौन कौन सा इलेक्ट्रोड हो सकता है। तो बेटा पहला इलेक्ट्रोड हो सकता है, पहला इलेक्ट्रोड हो सकता है एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड हो सकता है कैथोड। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड अपने यहां होते हैं, पहला इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड जो होता है उसको एनोड बोलते हैं, दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रोड जो होता है उसे कैथोड बोलते हैं। अभी ये भी पढ़ेंगे इस बात को भी कि इलेक्ट्रोड और कैथोड की पहचान किस प्रकार से की जाती है, कब हम इसके इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, कब उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। अभी आगे एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको भी लिख लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट लाइन, कि कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है कि अर्ध सेल क्या है। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दो चित्र बने हुए हैं, पहला फिगर अपने आप में अर्ध सेल है, हाफ सेल जिसको कहते हैं, और दूसरा फिगर अपने आप में अर्ध सेल है। तो इलेक्ट्रोड विभव को उत्पन्न करने के लिए आप जिस भी फिगर का इस्तेमाल करते हैं, जितने प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी उपकरणों को आप क्या बोलते हो, अर्ध सेल। तो हम बताएंगे इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई गई जो डिवाइस है, युक्ति है, हम उसे क्या बोलते हैं, अर्ध सेल बोलते हैं। अच्छा अर्ध सेल भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अगर इस वाले हिस्से को हटा दिया जाए, केवल इधर वाले पार्ट को पढ़ा जाए, केवल एक प्रकार का इलेक्ट्रोड आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मिला है, और एक सेल या बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, बैटरी में इससे ज्यादा इलेक्ट्रोड, लेकिन होते दो ही प्रकार के हैं। एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। क्योंकि हम केवल आधे भाग को पढ़ रहे हैं इसलिए इसको सेल को क्या बोला जाए, अर्ध सेल। तो हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव को उत्पन्न करने वाली युक्ति
उपकरण, युक्तिक लिख सकते हैं, उपकरण लिख सकते हैं, मशीन, कुछ भी लिख सकते हैं। युक्तिक अर्ध सेल, जिसे हम हाफ सेल भी कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। तो बेटा ये इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। अभी इस बात पर चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव जब उत्पन्न होता है तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज चला जाता है। यदि सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज पहुंच जाता है। आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए मैं पहले से एक फिगर बना देता हूं और फिर उसको समझते हैं कि क्या है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होने का कारण क्या है। आखिर किसी प्लेट पर क्यों पॉजिटिव चार्ज और क्यों नेगेटिव चार्ज आ जाता है, या किस कंडीशन पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो उसके लिए मैंने एक फिगर बना रखा है। मैंने ये एक धातु की छड़ ले रखी है और उस धातु की छड़ को धातु के लवण के जली विलयन में डुबा रखा है। ये धातु की छड़ है और ये धातु के लवण के जली विलयन है। और जब भी धातु की छड़ को उसके लवण के जली विलयन में डुबाया जाता है, दो प्रकार का प्रेशर अप्लाई होना स्टार्ट होता है। कौन कौन सा देखते हैं। सबसे पहले लिखा है छड़ में से या छड़ के द्वारा लगाया गया दाब, धातु आयनों की विद्युत अपघट्य विलयन पर दाब। जो छड़ पर होते हैं धातु के आयन, ये विद्युत अपघट्य विलयन की ओर गति करते हैं और धातु की सतह पर एक क्या लगाते हैं, दाब। और ये धातु की सतह पर दाब लगाते हुए धातु की सतह से बाहर जाने का प्रयास करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, देखो कैसे। अगर धातु की छड़ में उपस्थित धन आयन धातु की सतह पर दाब लगाते हुए विलयन में जाने का प्रयास करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है, धनायन कहां चला जाएगा, विलयन में। अगर धन आयन विलयन में चला गया तो यह धन आयन कब बना होगा, धातु का पार्टिकल धनायन तब बना होगा जब इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा। तो मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं कि धातु का जो पार्टिकल है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पर छोड़ देगा और स्वयं धातु का आयन जो होगा वो दीवार पर टकराते हुए या दीवार पर प्रेशर लगाते हुए घोल में चला जाएगा। तो अभी मैं क्या सोचता हूं कि धनायन तो कहां चला गया, घोल में। तो घोल पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्योंकि जब यह धनायन के रूप में बदला था, इसने एक इलेक्ट्रॉन प्लेट पर छोड़ दिया था। अगर इलेक्ट्रॉन प्लेट पर छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन प्लेट पर छोड़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, और इसलिए प्लेट पर कैसा आवेश रह जाएगा, ऋणावेश। इसको मैंने अभिक्रिया के माध्यम से भी बताया। देखो कैसे, धातु का टुकड़ा था, उसने माइनस इलेक्ट्रॉन का मतलब है अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा था, माइनस। अगर धातु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएगा, प्लेट पर। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्लेट पर रह जाएगा, ये प्लेट को कैसा आवेशित कर देगा, ऋणावेशित। और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो धातु का टुकड़ा है ये कहां चला जाएगा, घोल में। तो जब ये घोल में चला जाएगा तो घोल कैसा आवेशित हो जाएगा, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण रॉड हो जाएगी ऋणावेशित। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है जब प्रेशर P1 अप्लाई होता है। अब सेकंड नंबर कहता है कि विलयन में क्या होने वाला है, विलयन के द्वारा भी दिखते हैं प्रेशर कैसा लगता है। तो कहता है विलयन के धनायनों का परासरण दाब, अर्थात विलयन में बहुत सारे धनायन हैं और ये धनायन भी क्या करते हैं, धातु की रॉड पर आकर क्या होते हैं, टकराते हैं और धातु की छड़ के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात, अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट के अंदर आएगा तो देखो ध्यान देने वाली बात है, मैं क्या बताता हूं, इस प्लेट पर धातु की छड़ पर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने बनाया नहीं, लेकिन इस धातु की छड़ के अंदर आप सभी जानते हैं कि मेटल रॉड के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज का अर्थ है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला आयन धातु की प्लेट पर आकर मुक्त होगा, चिपकेगा, एकत्रित होगा, ये धातु की छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। अब ध्यान देने वाली बात, अगर ये पॉजिटिव आयन धातु की सतह पर चिपकते ही धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है,
या अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, अपने ओर खींच लेता है, तो इस धातु की रॉड पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉन मुक्त थे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इस धनायन को संतुष्ट करने के लिए चले गए। इस धनायन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनों को वहां भेज दिया धनायनों में इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए। तो धनायनों में तो इलेक्ट्रॉनों की कमी पूर्ण हो गई, लेकिन इस प्लेट पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों की क्या होने लगेगी, कमी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगेगी तब आप आसानी से समझते हो कि जब भी किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से मैंने अभिक्रिया भी देखी है कि जो पॉजिटिव चार्ज था कहां पर, घोल पर था, वो घोल में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज धातु की क्षण से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और जैसे धातु की क्षण से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है वो बदल जाता है मेटल में। अब आयन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लेट से डिमांड कर ली है, प्लेट से इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया है, आयन को। क्योंकि प्लेट से निकलकर इलेक्ट्रॉन आयन को मिल गया है तो आयन तो संतुष्ट हो गया, लेकिन प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। और क्योंकि प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसलिए प्लेट पर कैसा चार्ज आ गया, धनावेश। तो इस प्रकार से बेटा दो प्रकार के प्रेशर इस पर लगते हैं और उन प्रेशर्स की अलग अलग कंडीशंस भी है। कैसी अलग अलग कंडीशन है, इन दोनों को समझते हैं अब एक विशेष कंडीशंस के थ्रू। पहली कंडीशन है अगर P1 की वैल्यू P2 के बराबर होती है, P1 की वैल्यू P2 के बराबर, जितना प्रेशर धातु का पार्टिकल सतह पर लगा रहा है उतना ही पार्टिकल विलयन में ऊपर से आयन भी सतह पर लगा रहा है, दोनों ओर लगाया गया प्रेशर बराबर है। अर्थात पहले के द्वारा लगाया गया दाब दूसरे के द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। अगर पहले के द्वारा लगाया गया दाब दूसरे के द्वारा लगाए गए दाब के आपस में बराबर हो जाता है तो पहले के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो दूसरा वाला नष्ट कर देता है। क्योंकि दूसरा वाला नष्ट कर देता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोड पर किसी भी प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होगा और किसी भी प्रकार का विभवांतर भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो हम क्या बताएंगे, इस कंडीशंस पर विभवांतर जो है, वोल्टेज जो है वो जीरो रहने वाला है और इलेक्ट्रोड पर किसी भी प्रकार का चार्ज आने वाला नहीं। तो मैं क्या लिख लेता हूं, जीरो चार्ज रहने वाला है, अर्थात किसी भी प्रकार का आवेश आने वाला नहीं। अभी सेकेंड नंबर इस बात को देखते हैं। देखो और सेकेंड नंबर पर दूसरी जो कंडीशन है समझने वाली है, P1 इज ग्रेटर देन P2। P1 इज ग्रेटर देन P2 का मतलब है P1 दाब अधिक हो और P2 दाब कम हो। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, अगर P1 की वैल्यू ज्यादा है तो प्रभावी P1 रहेगा, P1 वाला दाब अधिक मात्रा में है तो वही प्रभावी रहेगा और ये दूसरे वाले के प्रभाव को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा और बल्कि ये प्रभाव वर्ग करेगा। दोनों बराबर थे तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते थे, लेकिन जब P1 की वैल्यू ज्यादा है तो P1 P2 को नष्ट करेगा और P1 अपना भी व्यवहार दिखाएगा, हम कहेगा हम अधिक पावरफुल हैं। तो P1 अपना प्रभाव क्या दिखाता था, P1 क्या प्रेशर था, P1 वो प्रेशर था जो धातु के टुकड़ों के द्वारा धातु की सतह पर लगाया जाता था, जिसके कारण पार्टिकल जो है वो कहां पर चले जाते थे, घोल में चले जाते थे। ध्यान देने वाली बात है, P1 वो दाब है जब धातु के टुकड़े धातु की सतह पर दाब लगाकर धनायन बनते हुए प्लेट से बाहर निकल जाते थे और जब धनायन बनकर प्लेट से बाहर निकल जाते थे तो प्लेट पर छोड़ देते थे इलेक्ट्रॉन और जब प्लेट पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देते थे मैं बोलता था कि प्लेट ऋणावेशित हो जाने वाली है। और क्योंकि प्लेट ऋणावेशित हो जाने वाली है मैं यहां लिख दूंगा निगेटिव प्लेट का वर्क करेगा व्हेन P1 इज ग्रेटर देन P2। एक और थर्ड नंबर पे बेटा कंडीशन है, उसको भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर पर कंडीशन क्या होने वाली है, P1 इज लेस देन P2। एक ऐसी कंडीशन जिसमें P1 की वैल्यू कम और P2 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उसको कैसे पढ़ेंगे। देखो P2 क्योंकि अधिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो P2 P1 के प्रभाव को तो खत्म ही करेगा और साथ में अधिक वैल्यू होने के कारण P2 अपना प्रभाव भी दिखाएगा। तो इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि P2 जब अपना प्रभाव दिखाएगा वो क्या कर सकता है। तो P2 कौन सा प्रेशर था, मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेता हूं। P2 वो प्रेशर था जो आयन द्वारा लगता था और धातु की सतह पर लगता था। आपको याद होगा मैं बता रहा था, जैसे ही ये धनायन जाके धातु की सतह पर टकराता है, धनायन अपने धन आवेश को समाप्त करने के लिए प्लेट से मुक्त इलेक्ट्रॉन खींच लेता है
और जैसे ही प्लेट से मुक्त इलेक्ट्रॉन खींचता है इस धनायन को तो संतुष्टि मिल जाती है, क्या हमें तो हमारा इलेक्ट्रॉन मिल गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकल कर गया ना, तो प्लेट पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाती है, कमी। और क्योंकि प्लेट पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम कौन से चार्ज से दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की कमी पॉजिटिव चार्ज के थ्रू ही रिप्रेजेंट की जाती है। भाई कैसा है कि आपके पास किसी भी एलिमेंट का अगर पॉजिटिव चार्ज लिखकर मिल जाता है, आप इससे दो बातें समझते हो। पहली बात ये समझते हो, या तो बच्चे कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, या दूसरी बात शब्दों में मैं सोचूं तो मैं क्या देखता हूं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। इसके इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी होगी, यदि इसको कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मिल जाए। तो सेम इस आयन पर भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो इस आयन के इलेक्ट्रॉन की कमी किसने पूरी की, प्लेट ने। तो प्लेट ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा ना, तो जब प्लेट अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगी तो प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी, कमी। और प्लेट पर जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो हम उसको कौन से आवेश से दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से दिखाएंगे। और इस प्रकार से दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड बन सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, P1 = P2 ऐसी कंडीशन पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोड बनने की संभावना उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि किसी भी ना तो इलेक्ट्रोड पर ना तो सॉल्यूशन पर किसी भी प्रकार का चार्ज आने वाला है, कोई आवेश नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रोड भी नहीं बन पाएगा उस समय। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट लिख लेनी होगी हमें, क्या लिख लेनी होगी कि मैं बोल रहा था कि एनोड की पहचान कैसे की जाए। अगर कोई पूछता है एनोड किसे कहते हैं, तो बेटा एनोड, इस बात को बिल्कुल भूल जाओ कि पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के सेल्स में इलेक्ट्रोड का टाइप भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर चेंज नहीं होता है कुछ भी, तो इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, कोई पूछेगा सर जी ऐसा कैसे बोलते हैं, तो इसको ऐसे कुछ लिखते हैं, देखो, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, चाहे सेल विद्युत अपघटनी हो और चाहे सेल गैल्वेनिक हो। अपने यहां कार्य के आधार पर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, विद्युत अपघटनी और गैल्वेनिक सेल। इन दोनों ही सेलों पर आप जब भी देखोगे कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को संपन्न कराया गया है, आप ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हो, एनोड। और जस्ट अपोजिट साइड पे अगर देखें, कैथोड, आप समझ गए होंगे कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो हम लिखेंगे वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है, अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है, उसको हम कैथोड कहते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में, क्या कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ा और इस बात को भी पढ़ा कि इलेक्ट्रोड विभव के उत्पन्न होने के कारण कितने हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। 3 कंडीशंस पढ़ी। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के थे, एनोड और कैथोड। किसको एनोड बोलते हैं, किसको कैथोड करते हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं। हाँ, एक और चीज देख लेते हैं, क्या इलेक्ट्रोड विभव को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, किस सिंबल से, किस प्रतीक के द्वारा लिखा जाता है, और साथ में इसका मात्रक क्या होता है। तो ये लास्ट लाइन रहने वाली है। इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और साथ में बेटा एक और इंपॉर्टेंट नंबर कि इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या रहता है। तो बेटा इसका यूनिट होता है वोल्ट।
तो इस बात को भी ध्यान रखने वाली बात है। एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं और फिर पढ़ते हैं। एक और आर्टिकल हमारे यहाँ है क्या, एक को सबसे पहले पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड विभव जो है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, आखिर किन किन चीजों पर या किन बातों पर निर्भर करता है। दूसरा, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो एक काम करते हैं, इनको जल्दी से नोट करते हैं, फिर उसको भी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, लिखा है इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता, अर्थात इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो उनमें से कुछ फैक्टर मैंने लिख रखे हैं। पहला फैक्टर है, लिखता है इलेक्ट्रोड विभव जो है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के मेटल्स में डिफरेंट टाइप से इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता होती है। देखो मैं क्या बोलता हूं कि हर एक धातु में इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति होती है या इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का गुण होता है, ये तो मेटल्स का गुण है। लेकिन किसी धातु में इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से त्यागे जा सकते हैं तो किसी धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से नहीं त्यागे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का नेचर या इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता अलग अलग होती है धातुओं में। इसलिए इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कौन सी धातु शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, कौन सी धातु शीघ्रता से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, ताप और दाब की पर भी, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड किस टेम्परेचर पर रखा गया है या इलेक्ट्रोड का ताप कितना है, और इलेक्ट्रोड जिस भी सॉल्यूशन में डूबा हुआ रखा है उस सॉल्यूशन पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब कितना है। टेम्परेचर के घट या बढ़ जाने पर भी इलेक्ट्रोड विभव के मान घट या बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है, कहता है विलयन की सांद्रता पर, क्योंकि विलयन की सांद्रता अगर अधिक होगी, विलयन अधिक गाढ़ा होगा, तो विलयन में उपस्थित आयनों की गति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। भाई ऐसा आप आसानी समझ सकते हो, अगर विलयन की सांद्रता अधिक है, विलयन अधिक गाढ़ा है, तो विलयन में उपस्थित आयनों की गति कैसी हो जाएगी, धीमी। और जब आयनों की गति धीमी हो जाती है तो इलेक्ट्रोड विभव पर भी क्या आने लगता है, परिवर्तन। चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट धीमा हो जाता है, और क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट धीमा हो जाता है इसलिए इलेक्ट्रोड विभव पर भी परिवर्तन आ जाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव विलयन की सांद्रता पर भी डिपेंड करता है। लास्ट नंबर है, कहता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, क्योंकि आपने विद्युत अपघट्य दो प्रकार के पढ़ रखे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। आपने इस बात को भी पढ़ा था, प्रबल विद्युत अपघट्य शीघ्रता से और लगभग पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते थे, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य शीघ्रता से नहीं टूटते थे और पूर्ण रूप से आयनों में टूटते भी नहीं थे। तो विद्युत अपघट्य अगर प्रबल होगा, ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोड विभव अच्छा रहेगा, और दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा, आयनों में बहुत कम मात्रा में टूटता है, आसानी से नहीं टूटता है, और ऐसी सिचुएशन पर जो इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू प्राप्त होगी वो बहुत कम प्राप्त होगी। तो मैं क्या सोचता हूं, ये चार ऐसे फैक्टर हैं, इलेक्ट्रोड विभव इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और जब हम इलेक्ट्रोड विभव के फैक्टर्स भी पढ़ लेते हैं जिन पर डिपेंड करता है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे लिए आ जाती है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलते हैं, लिखते हैं E0 के थ्रू। एक और सोचने वाली बात है यहां पर कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, आर्टिकल इलेक्ट्रोड विभव, और अब हमको क्या पढ़ना पड़ रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो बात यह आती है, क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव दोनों एक दूसरे से अलग हैं? बेटा मैं बताता हूं, मानक इलेक्ट्रोड विभव विशेष परिस्थितियों में निकाला गया इलेक्ट्रोड विभव है। जब आप किसी इलेक्ट्रोड के विभव को ही किसी विशेष परिस्थिति में ज्ञात करते हैं तो उस विशेष परिस्थिति में ज्ञात किए गए इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या नाम दे देते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। कोई पूछता है सर जी वो विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती हैं जिन पर अगर हम इलेक्ट्रोड विभव को निकालेंगे तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहने लगेंगे। तो बेटा वो विशेष परिस्थितियां यहां पर मैंने लिख रखी हैं। देखो ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी विशेष परिस्थिति है मैं पढ़ के सुना देता हूं। सबसे पहले दाब की वैल्यू लिखनी है 1 वायुमंडल, अर्थात जो विद्युत अपघट्य यूज में लिया गया है, इस विद्युत अपघट्य पर लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब हो वो कितना वायुमंडल हो, 1 वायुमंडल हो। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये स्थित होनी चाहिए। दूसरा, जो संपूर्ण अर्धशेल बनकर तैयार हुआ है इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तीसरी कंडीशन,
सांद्रता 1 मोल पर लीटर, 1 m का मतलब है 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। और उस 1 मोलर सांद्रता को आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। या अगर कोई भी विद्युत अपघट्य और धातु के क्षण इन 3 कंडीशंस को फॉलो कर लेती है तो हम उस इलेक्ट्रोड विभव को, अब उस इलेक्ट्रोड के विभव को हम कहने वाले हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कब निकाला जाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव ही है, लेकिन अगर हम किसी भी धातु के लिए इलेक्ट्रोड विभव किसी मानक परिस्थिति पर निकाल देते हैं, इस मानक परिस्थिति पर ज्ञात करते हैं, तो मानक परिस्थितियों पर ज्ञात किए गए इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे E0 द्वारा लिखते हैं। बेटा यूनिट जो है इसका वोल्ट ही होता है। तो अब इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। समझ गए होगी मेरे ख्याल से आप। विशेष परिस्थितियों में, अर्थात इन परिस्थितियों में निकाले गए इलेक्ट्रोड के विभव को ही क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं इसमें से, जब किसी इलेक्ट्रोड के विभव को, इलेक्ट्रोड के विभव को एक विशेष परिस्थिति में ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो इस विशेष परिस्थिति में ज्ञात किए गए इलेक्ट्रोड के विभव को, तो इस विशेष परिस्थिति में, तो इस विशेष परिस्थिति में ज्ञात किए गए इलेक्ट्रोड के विभव को, ज्ञात किए गए इलेक्ट्रोड के विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और बात कि कोई पूछ लेता है कि ये मानक परिस्थितियां कितनी हो, क्या हो, तो मैं साथ में ये भी उसको बता देता हूं कि क्या क्या मानक परिस्थितियां होनी चाहिए। मानक परिस्थितियां अगर मैं देखता हूं क्या होनी चाहिए, विद्युत अपघट्य पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 ATM हो, यह पहली कंडीशन है। जो विद्युत अपघट्य विलयन पर दाब लगता हो वो 1 वायुमंडल हो। अर्ध सेल अर्थात इस संपूर्ण डिवाइस, इस पूरी युक्ति का जो ताप है वो 25 डिग्री सेल्सियस हो, यह दूसरी कंडीशन होती है। और तीसरी विशेष कंडीशन है विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूं, विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता जो है वो 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। और बेटा ये वाली बात बताने वाली नहीं है
कि क्योंकि हम इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, दोनों का ही मात्रक वोल्ट होता है। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने वाली है, किसी भी एक इलेक्ट्रोड के विभव को हम किसी भी प्रोसेस द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे मैंने बता जरूर दिया कि इलेक्ट्रोड विभव ही होता है, लेकिन क्या इस धातु के इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात किया जा सकता है? तो किसी एक धातु के इलेक्ट्रोड को विभव को किसी भी माध्यम द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास पे हम अपनी क्या पढ़ेंगे कि किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम कौन से मेथड या किस उपकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। आप इसको नोट कर लें, इसको तैयार कर लें, बाकी की पढ़ाई कल की क्लास पे होगी।